आपने डिस्कस किया सॉलिड दो प्रकार के थे, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एमॉर्फस सॉलिड रैंडमली मिक्स थे एंड और आइसोट्रोपिक थे, प्लास्टिक, रबर और ग्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, रेगुलर प्लेन में अरेंज होते हैं एंड आइसोट्रोपिक होते हैं। इन तीन चार एग्जांपल को छोड़ दो एमॉर्फस वाले, बकाया सब क्रिस्टलाइन ही होते हैं। क्रिस्टलाइन आर द ट्रू सॉलिड। अपन लोगों को मेनली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड भी मेनली 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं 7 बेस। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिससे मिलकर ये सिस्टम बना होता है, वो क्यूब के आकार का होता है। अच्छा, क्यूब में बोला करो, क्यूब में कितने कॉर्नर थे? 8। कितनी एज थी, कितनी फेस थी, कितने बॉडी सेंटर थे, कितने बॉडी डायगोनल थे? और फेस डायगोनल, एक फेस से 2 तो 6 फेस से 12। याद करने की जरूरत नहीं कोई भी ऐसी। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी डायगोनल सीधी लाइन या तिरछी लाइन? तिरछी लाइन। अगर वो फेस के सेंटर को चीरे तो फेस डायगोनल, और बॉडी सेंटर को चीरे तो बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल इज a√2 एंड बॉडी डायगोनल इज a√3। हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा क्यूबिक क्रिस्टल। 10 मिनट रीजन दे रहे हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो सीपी होता है, सीपी मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलकर ये बना है। जो सीपी होता है वो 3 पैटर्न में अरेंज होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ कॉर्नर पर होगा, बोला करो। एफसीसी में कॉर्नर और फेस सेंटर, और बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ब्रेक बात, अगर हम लोग बात करें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का हिंदी में अर्थ क्या है? किसी लैटिस पॉइंट पे जो एटम रखा है उसका कितना फ्रैक्शन एक यूनिट सेल के अंदर है। बराबर बोलेंगे, कॉर्नर वाले का 1/8, एज वाले का 1/4, फेस वाले का और बॉडी सेंटर वाले का। मान लो मैं ऐसे बना, मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है, जस्ट मिनट, एक चीज बता दें, क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, आप लोग अच्छे से फैमिलियर है। इफेक्टिव एटम का मतलब है कि टोटल जितना पार्ट एटमों का एक यूनिट सेल के अंदर है। क्या कॉर्नर वाला पूरा अंदर होता है? नहीं, 1/8 अंदर होता है। तो इफेक्टिव एटम अपन ने जेड से रिप्रेजेंट किया था, अपन उसको रैंक ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और निकालने का तरीका है लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और जोड़ते चले जा। क्लियर है? तो सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ कॉर्नर पर रखे होते हैं, जेड की वैल्यू आएगी 8 × 1/8 = 1। एफसीसी में कॉर्नर और फेस के सेंटर पे रखे होते हैं, तो जेड की वैल्यू आएगी 4, 8 × 1/8 + 6 × 1/2। बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे रखे होते हैं, जेड की वैल्यू आती है 2, 8 × 1/8 + 1 × 1 = 2। एम राइट? अच्छा बात बताओ, मान लो अब तुम्हारे मेडिकल में कभी सवाल ऐसे आ जाए, ओके, ऐसे आ सवाल कि भाई उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के पेश कर दिया आपके सामने, सवाल आ सकते बेटा, है ना? और उन्होंने क्या किया, कुछ डिजाइन बना दी। क्या बना बेटा? डिजाइन बना दी। मान लो अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ फटाफट उत्तर दिया जाएगा। एम राइट? चल भाई, ठीक है भाई, समझ गए होंगे? ये ऑक्सीजन है, ओ ऑक्सीजन है, राइट? ए हो गया, ओ हो गया, और ठीक। और उन्होंने पूछा बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड, हम लपड़ मारने गलत हुआ। बोलो, ओ को लास्ट में बोलना। ए कितने? किसी का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ए कहां पे रखे? बोलो, कौन कौन कितने हैं? कंट्रीब्यूशन, ए का नंबर पर यूनिट सेल बोलो 1, ए के लिए जेड की वैल्यू बोलो 1, ए के लिए रैंक ऑफ सॉलिड बोलो 1, ठीक। ओ कहां रखे? देखिए बताओ कितनी फेस होती है कंट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलो 3। बी कहां पे रखा? बी कहां पे रखा? बॉडी सेंटर पे रखा। कितने होते हैं? ए, कंट्रीब्यूशन 1, तो ओ, और तो फार्मूला बन गया ABO3। इसे हम लोग पेरोस्काइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लेकिन हमने बताया नहीं आप लोगों को क्या होता है स्ट्रक्चर, छोड़ो उसको। क्या आप फार्मूला बनाना सीखे सब लोग? तो ऐसे भी करके कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एम राइट डियर? अब कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग ऐसा कर दे कि भाई इसको यहां से हटा दे, वो ऐसे कर दे, और आप नहीं बता पाएंगे, बताइए। ए का संख्या तो 1 ही रहेगा, और ये जो स्टार वाला बी है ये भी 1 ही रहेगा। अब ये एच पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन कहां पे रखा है? तो कितनी एच होती है? 12। एच का कंट्रीब्यूशन अलग बात है, आंसर फिर से क्या आएगा? ABO। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाकर वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, राइट? ये सब हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने जब इफेक्टिव एटम पढ़ लिए, मिसिंग वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक मिसिंग वाला क्वेश्चन दे आपको, करके दिखाओगे? दम है? अच्छा चलो भाई, दम है तो करो। एक मिसिंग वाला क्वेश्चन कराते हैं। लिखिए, इन ए, कॉपी पे लिखिए, लास्ट हेडिंग क्या पढ़ी थी कॉपी पर? डेंसिटी हो गया था, उसके आगे पढ़ाना था हमको, तो एक सवाल लिख लेते। इन ए क्यूबिक यूनिट सेल atom P is present at corner, atom Q at face center, full stop, right beta? If one corner atom, that is P, is replaced by an atom R, then resultant formula of solid is. You have only 30 सेकंड। जो बताइए सही बताइए, जल्दीबाजी नहीं अपने से। 30 सेकंड बाद बोलिएगा।
मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको थ्योरी क्लियर हो जाए तो ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती है, लेकिन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बोला जाएगा कोई P7Q24 और कोई यही सेम 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 सेम। चलिए भाई, सभी लोग इसी को बता रहे हैं। जब सभी लोग इसी को बता रहे हैं तो मेरे ख्याल सही होगा। देखिए आपको कुछ करना नहीं था। उन्होंने बोला एटम P जो है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कॉर्नर्स पे रखा है। जाहिर सी बात है, कॉर्नर कितने होते हैं 8। एटम Q जो है ये फेस सेंटर पे रखा है। कितने फेस सेंटर होते हैं 6। शुरुआती स्थिति यहां तक यही थी। अगर आगे सवाल ना बोला जाता और फार्मूला पूछ लिया जाता तो 1/8 से मल्टीप्लाई करके P आता 1, 1/2 से मल्टीप्लाई करके Q आता 3, फार्मूला बनता PQ3। लेकिन सवाल आगे बढ़ा दिया, इफ वन कॉर्नर एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम R, मतलब कॉर्नर से एक P को हटा के R को रख दिया तो जाहिर सी बात है P के कितने कॉर्नर बचे 7 और R के कितने कॉर्नर हो गए 1। क्या Q पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या कोई दिक्कत? कोई दम सवाल में? मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन बोलो तो P का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 7/8, Q बोलो ये तो 3 रहेगा और R बोलो 1/8 से मल्टीप्लाई किया, सो P 7/8 Q3 R 1/8। होल नंबर में बदलेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। नाउ द फार्मूला इज P7 Q24 R 1 को लिखने की जरूरत, बिल्कुल सही बताया पूरी क्लास ने, P7 Q24 R 1। am I right? गुड, हटा दे इसको। इसके बाद हम लोगों को चूंकि डिटेल में पढ़ना था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें 3 पैटर्न थे, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल और बॉडी सेंटर सेल। हमने इनको एक टेबल बना के दिखाया भी था। सिंपल क्यूबिक सेल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एफसीसी में 12, बीसीसी में 8। यहां पर एज लेंथ और रेडियस का संबंध अपने मन में सोचिए, a = 2r, a√2 = 4r और a√3 = 4r। ये क्लियर? पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन एटमों ने घेरा होता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल क्यूबिक का π/6 दैट इज 52%, एफसीसी का π√2/6 दैट इज 74% और बीसीसी का π√3/8 दैट इज 68%। 100 में से घटा दोगे तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। am I right? ओके भाई, ये भी हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ा था। डेंसिटी के लिए किताबी फार्मूले में गोली मार दो, सीधे हमारा फार्मूला डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी ZA/6a³ × 10⁻⁷, जहां पर a एज लेंथ होती है, p को मीटर में। बोलो किसमें? 1-2 सवाल करवा दिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमें उसके आगे डिस्कस करना है। अगर कोई स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहा है, बिल्कुल मत देखे, पहले पहला लेक्चर देखे फिर आज का लेक्चर देखे, ठीक है? देखिए बेटा, अब हम लोग को आज का नया पॉइंट पढ़ना है अबाउट वॉइड। वॉइड मतलब वही एम्प्टी स्पेस। आपने देखा था ना, जब आप एटम को कितना भी चिपका के रख दीजिए, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान खाली रह जाता है, दैट इज वॉइड। ओके, हमारे पास मेनली 2 वॉइड है। एक हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज होता है, साइज का मतलब रेडियस, इट इज 0.225 टू द रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। मैंने एक शब्द बोल दिया, रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। देखिए, जो एटम डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर सेल या बॉडी सेंटर सेल, तो हम कहते हैं कि वो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है। हमने कहा एक सॉलिड है जिसमें एटम P कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पे रखा है, इसका मतलब क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? P। जो एटम डिफरेंट लैटिस पॉइंट पे रखा होता है, हम कहते हैं कि वो क्लोज पैकिंग बना रहा है। यहां पे जो R है, ये उसी एटम की रेडियस है जो क्लोज पैकिंग बना रहा है, जो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है। उसकी रेडियस का इतने टाइम्स कर दोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस आ जाता है। और बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.4142 कैपिटल R। आप यहां पे नीचे लिखिएगा जरूर, R क्या है? रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। बेटा मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आइनिक जैसा मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, वो आपने देख लिया था, 9 लेक्चर लगे थे आइनिक में, इसमें भी लग जाएंगे 7-8 लेक्चर अगर पूरा पढ़ाने बैठ गए तो। ठीक है, आपका काम पूरा होगा, ये बिलीव रखिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज निकालना सीख गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज निकालना सीख गए। ये 2 फार्मूले होते हैं, आपको याद होने चाहिए, आज की क्लास में रट जाएंगे, अब याद मत करिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा सुनो बेटा, अब एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। ठीक, सुना बेटा, क्या? इफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ब्रैकेट में फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू n। जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है, मैंने अभी आपको सिखाया कि क्लोज पैकिंग हम किसको कहते हैं? जो डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होता है। जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है, जो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है, अगर पर यूनिट सेल उसका नंबर कितना हो? n। मान लो कितना हो? वो अलग बात है। पैटर्न एफसीसी हुआ तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, पैटर्न बीसीसी हुआ तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो अलग बात। आप क्या मान लिया करिए? n। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग इक्वल टू n। देन ध्यान देना, देन number of octahedral wire per unit cell is also equal to n. Okay, and
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2n। ये वो पॉइंट है डियर जिससे वॉइड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज पैकिंग जो बना रहा है उसका नंबर आपने n मान लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएंगे। लर्निंग ट्रिक देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्लोज पैकिंग वाली संख्या का कितना टाइम्स है तो 1 टाइम। कितना है? 1 टाइम। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने टाइम्स है? 2 टाइम। बस लर्निंग देखो, E फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर 2 टाइम्स 2 क्लोज पैकिंग एटम और O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर 1 टाइम्स 2 क्लोज पैकिंग एटम। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक सीबीएसई का सवाल भी हम लोग कर लेते हैं। एक बात बेटा सोच, एक यूनिट सेल में जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है उसकी संख्या कितनी है? n। और उसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है? n। तो एक बात बताना, अगर क्वेश्चन आया नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल तो आपने बताया n। कि अगर सवाल आ जाए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इज, देन आंसर इज 1। क्यों? एक यूनिट सेल में है n एटम तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है n। तो अगर एक यूनिट सेल में एक एटम होता तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते? 1। n by n इक्वल टू 1। सिमिलरली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इज 2n, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम अगर पूछे तो इसमें जब उससे डिवाइड कर दोगे तो 2 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया था, ये वाला सवाल यही था। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इज इक्वल टू 2। क्यों? पर यूनिट सेल कितने हैं? 2n। यूनिट सेल में एटम कितने हैं? n। तो 2n में जब n से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। ओके, तो बताओ बेटा फिर से बोलो, जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है अगर उसके नंबर हम n मान लें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर भी कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलो पर यूनिट सेल। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इज, तो 1 आएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इज 2 आएगा, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इक्वल टू 2। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। करा जाए न्यूमेरिकल लिख लिया आप लोग? है लिख लिया? चलो आइए अब हम लोग एक सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर एक आप करिएगा, ठीक है? तो बताओ बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस का फार्मूला क्या हो गया? 0.225 इनटू कैपिटल R। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस का फार्मूला बोलो 0.414 इनटू R। अगर पर यूनिट सेल क्लोज पैकिंग वाले एटम्स हैं n तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे n 1 टाइम और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 2n 2 टाइम्स पर यूनिट सेल। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या पर एटम पूछी जाए तो 2n डिवाइडेड बाई n 2। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या पर एटम पूछी जाए तो 2n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 2। ऐसे इसका कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, बताए बेटा, लिखिए। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला आप लोग करिएगा। ए सॉलिड कंटेन A plus and B minus ion. The structure of solid is CCP। देखिए मैंने अभी आपको डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग नहीं बताई है। एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, शॉर्ट में कहते हैं CCP। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट FCC। ओके, जो FCC होता है उसी कहते हैं CCP, राइट? फॉर B minus ion and आप सुनो बेटा, मैं आगे सवाल बाद में दूंगा। इन्होंने बोला एक सॉलिड है जो A प्लस और B माइनस से मिलकर बना हुआ है, तो मेरी बात समझिएगा। जो B माइनस है वो FCC पैटर्न में अरेंज है, तो जल्दी बताना क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? B। तुम B का नंबर कितना मान लोगे? जो एटम क्लोज पैकिंग बनाता है उसी का नंबर तो n माना जाता है। तो अगर तुमने B का नंबर n मान लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे n और टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 2। ये था इस पॉइंट का मतलब। बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो एटम डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है हम कहते हैं कि वो क्लोज पैकिंग बनाता है, और जो क्लोज पैकिंग बनाता है पर यूनिट सेल हम उसका नंबर कितना मानते हैं? n। अगर वॉइड पर क्वेश्चन आए तो, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़िए। एंड A प्लस आयन प्रेजेंट इन 1/4 of tetrahedral void as well as in 1/4 octahedral void. What is formula of solid? ठीक है, मैं करूंगा, ये वाला मैं करता हूं, अगला आप लोग करिए। चल मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो, वही आपकी जीत है बेटा। बस जल्दी बताओ, इस AB सॉलिड में क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? बोलो, क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? तुमने कैसे पहचाना कि B माइनस क्लोज पैकिंग बना रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज है। तो तुमने पर यूनिट सेल B माइनस का नंबर क्या मान लिया? n मान लिया। क्या मान लिया बेटा? अभी सिखाया था मैं, n मान लिया करो। देखो बेटा, ध्यान से सब लोग, तो पर यूनिट सेल B माइनस जो FCC पैटर्न में अरेंज है, आपने इसका नंबर कितना मान लिया? देखो बेटा, कैटायन को भी भूल जाओ। अभी ये बताओ, अगर क्लोज पैकिंग वाले का नंबर पर यूनिट सेल n है तो पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? अब देखो, तुम्हें मालूम है अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला बनाना होता है तो दोनों पार्टिकल का जेड हमें निकालना पड़ता है। B माइनस का जेड आ चुका है, दैट इज n। अब A प्लस का अगर जेड पता चल जाए तो चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा। अब A प्लस का जेड कैसे निकालें? सवाल पढ़िए।
ए प्लस आयन प्रेजेंट इन 1/4, यहां से निकालेंगे ए प्लस की संख्या, देखना बेटा, इट इज प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। कितने हैं? क्या सारे में रखा है? नहीं, 1/4 में रखा हुआ है, एम राइट? प्लस और कहां रखा है? ए प्लस 1/4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। कितने हैं? एन, तो एन के 1/4 में रखा हुआ है ए प्लस। चलो सहमत हैं? यहां से देखिए आपकी ए प्लस की संख्या आ गई 3n/4। सहमत हो? जल्दी बताओ, ए पता चल चुका है पर यूनिट सेल 3n/4, बी पता चल चुका है पर यूनिट एन, तो ए और बी का फार्मूला नहीं बना पाओगे? फार्मूला बनाओ, क्या बना दे? ए के नीचे और बी के नीचे एन से एन तो कट ही गया, होल नंबर में बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन गया A3B4। ओके, कल हमने आपको सिखाया था फार्मूला बनाने के लिए हमें दोनों एटम्स का जेड निकालना पड़ता है। बी माइनस का जेड आपने अपने मन से एन मान लिया है क्योंकि वो क्लोज पैकिंग बना रहा है। अगर ए प्लस का जेड पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज दिस? जेड ऑफ द बी एंड व्हाट इज दिस? जेड ऑफ द। क्लियर बेटा? ओके, तो सबसे जरूरी चीज जो होती है ना बेटा, जो बच्चे गलती करते हैं, हमने उसको कम से कम 20 बार बोल दिया, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें एन किसे मानना होता है। हमें एन उसे मानना होता है जो क्लोज पैकिंग बनाता है। अब क्लोज पैकिंग कौन बनाता है? जो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है। दैट्स इट। जो ये सीख गया उसके वाइड के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लोज पैकिंग वाला उसी के बराबर हो गया ओवी, डबल हो गया टीवी। ए प्लस की संख्या निकालनी थी, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाइए। ए की संख्या आ गई, फार्मूला। ओके, अगला सवाल आप लोग करोगे। एमीन तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है ना? एमीन तक ऑर्गेनिक हो गई, उधर ये हो गया। ठीक है, आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग करेंगे। इफ द एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे बेटा सीसीपी होता है, सीसीपी को हमने एफसीसी बोल दिया था, वैसे ही होता है बेटा एचसीपी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। हमें बस इतना बता दो, तुमने क्या सीखा इतने से? ए इज द एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग, तो पर यूनिट सेल तुमने ए का नंबर कितना मान लिया? एन। तो ए के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? एन। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएंगे एन, टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे 2n। इतना सहमत हो कि नहीं? सुना बेटा, एचसीपी एंड कैटायन सी occupies only 2/3 octahedral void in it। समझ गए? Then formula of compound is, बिल्कुल ऐसे करिए पर यूनिट सेल, ऐसे करिए, बिल्कुल ऐसे करिए जैसे मैंने किया है। वॉइड पर कभी भी कोई सवाल आए, क्लोज पैकिंग जो बना रहा है उसका जेड मान लिया करो एन के बराबर। यस, A3C2 और बोलो A3C2। यार ये ना कर पाओ तो थोड़ी सी बेइज्जती है भाई, और ये वही नहीं कर पाएगा पिछली क्लास नहीं करिए, करी क्लास। उधर से आओ प्रभु। ओके चलो, क्या सब लोग ये बताना चाहते हैं? हाँ जयगन बोलो, ये आंसर है। मेरी बात सबसे पहले आप लोग सुनिए। देखिए सबसे पहली बात तो आपने ये आंसर बताया, तो एक नियम भी होता है हमारी केमिस्ट्री का, हम लोग यूजुअली कैटायन पहले लिखते हैं और एनायन बाद में लिखते हैं यूजुअली। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl बोलते हो या Cl Na बोलते हो, इसलिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपको फार्मूला बोलना चाहिए था C2H। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूं देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें। ठीक है, अब आप लोग बताओगे, मैं सिर्फ लिखूंगा। तो पहले ये बताओ क्लोज पैकिंग ए बना रहा है या सी? ए। तो पर यूनिट सेल ए का नंबर कितना हो गया? n। ये तो ए का जेड आ गया। बोलो अब जो क्लोज पैकिंग बनाता है अगर उसका नंबर हम n मानते हैं तो अभी अभी आपने सीखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n माना जाता है और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n माना जाता है। वॉइड में रखा होता है दूसरा पार्टिकल जिससे हम दूसरे पार्टिकल का नंबर निकालेंगे। देखिए इन्होंने बोला सी ऑक्युपाइज ओनली 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सी का नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे? n, जिसका 2/3 सी ने ऑक्युपाई किया। टेट्राहेड्रल वॉइड में तो रखा नहीं है, तो सी के लिए जेड की वैल्यू आ गई 2n/3। बोलो बोलो सब लोग, ए आ गया पर यूनिट सेल, सी आ गया पर यूनिट सेल, तो फार्मूला क्या बनाओगे? 2n/3 a n। n से n कटा, 3 से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर में बदलने के लिए तो C2A3। देखो सही बताया था आप लोगों ने, C2A3। ओके अच्छा एक बात बताओ, एक बात करिए सबने। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बताएं, लिखवाएंगे नहीं, वर्बली बोल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सॉलिड में कितने वॉइड खाली पड़े, तो पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल खाली पड़ा हुआ है, कोई है नहीं, और 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी खाली पड़ा है, अनऑक्युपाइड पड़ा है। एम राइट? सोचो अगर तुम्हारे मेडिकल में क्वेश्चन आ जाए कि इन एबव क्वेश्चन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉइड
is remain unoccupied, then tell me the answer. Total voids are 3n and unoccupied voids are 2n plus n by 3. Am I right? और फ्रैक्शन निकालना आता है, अनऑक्युपाइड का पूछा गया, डिवाइडेड बाय टोटल voids, फ्रैक्शन ऑफ void आ जाएगा. करवा दे क्या है? In above question, what fraction of void is unoccupied? ओके देखिए, फ्रैक्शन शब्द हम साल भर सिखाते रहते हैं. जब भी फ्रैक्शन निकालना होता है, सबसे पहली बात टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो. किसमें डिवाइड कर दो? जिसका फ्रैक्शन पूछा जाए. इन्होंने अनऑक्युपाइड वॉइड का फ्रैक्शन पूछा है, तो आपका आंसर होगा फ्रैक्शन अनऑक्युपाइड बराबर वॉइड अनऑक्युपाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉइड. एम राइट? प्लीज सामने देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा. एबव क्वेश्चन की बात चल रही थी जिसमें टोटल वॉइड कितने थे? 3n. और वॉइड अनऑक्युपाइड कितने हैं? ये पूरे के पूरे खाली पड़े. 2/3 में कैटायन बैठा था, तो 1/3 ऑक्टाहेड्रल भी खाली पड़े हुए थे. तो 1/3 ऑक्टाहेड्रल खाली पड़े थे और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड खाली पड़े थे. ऊपर कितना आएगा? 7n/3 और नीचे कितना आएगा? 3n. n से n कट गया 7/9. 7 ओके. अगर इसी को परसेंटेज में पूछते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में आ जाता. ठीक है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी मेडिकल. ओके वाली बात. एक सवाल बना कर दे करोगे? नहीं करो, तुम आंसर नहीं दे रहे हो आज. ये 2-4 ऐसे आ गए जिन्होंने पार्ट 1 पढ़ा नहीं. भाई नींद जा रहा, पेपर का पता नहीं, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा. अरे अच्छा हुआ, मुझे तो खुशी होती है कि साला मेरा सिलेबस हुआ नहीं. इसी बहाने कर तो रहे बच्चे, इसी बहाने थोड़ा थोड़ा पढ़ तो रहे. चलो कोई. इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल फॉर 2 क्वेश्चंस इन नीट. 1 मस्ट इन केमिस्ट्री और 1 क्वेश्चन इन बायो. तो हम अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ाएंगे किसी से. ठीक है, वो तो तुम लोग का सिस्टम है, सब प्रोवाइड कर दे. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स अभिनव सर से पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल. है चलो ठीक है, ठीक. ओके छोड़ो. एक क्वेश्चन दे रहा है, उससे पहले अगर तुमने नहीं बोला तो क्वेश्चन नहीं देंगे. बराबर बोला. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फलाना एटम क्लोज पैकिंग बनाना है? वो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होगा. FCC बोला जाए, CCP बोला जाए, HCP बोला जाए, तो तुम उसका नंबर पर यूनिट सेल कितना मान लोगे? n. अगर क्लोज पैकिंग वाला n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n 1 टाइम और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n 2 टाइम्स. खत्म करेगा. अब दूसरा वाला आयन जो वॉइड में रखा हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दिया करो, तो दूसरे वाले का नंबर आ जाएगा. जब दोनों के नंबर आ जाएंगे तो फार्मूला नहीं आ जाएगा. ओके, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हैं. हम अगला सवाल आपको पेश कर रहे हैं. ठीक है, वॉइड के ऊपर एक अगला क्वेश्चन है. In a solid, oxide ion. What is oxide ion? O मैच. देखिए बेटा, कभी भी वॉइड के ऊपर आप सवाल कर रही हो, आप चार्ज से कोई मतलब मत करिए. आपको सिर्फ सिंबल से मतलब होना चाहिए. It is O, right? In solid, oxide ion forming CCP. समझ गए? FCC का दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग. CCP जल्दी बता दो. N किसको मान लोगे? O. पर यूनिट सेल O का नंबर कितना मान लिया? N. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड N, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 है. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, फुल स्टॉप. If कैटायन M, चार्ज मुझे नहीं मालूम कितना है. If कैटायन M if cation M occupies octahedral void and tetrahedral void equally, octahedral void and tetrahedral void equally, then formula of solid is इक्वली. सवाल मुझे मानिए, पेन चला के बेइज्जती कर रहे हो. सवाल मुझे मानिए, जो बच्चा यहां दिमाग लगा लेगा वो कर लेगा. MO सोच लो. M3O4 पता नहीं भाई. MO M3O4 M2O M2O ये आंसर आ रहा है. बताऊं मैं? अच्छा एक बात बताओ, एक बात. अगर हम पर यूनिट सेल ऑक्साइड आयन का नंबर क्या मान लेंगे? M. ये तो O के लिए Z आ गया. अब M के लिए Z निकालना है, तो उससे पहले वॉइड वाला सवाल है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 टाइम्स मतलब N होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स मतलब 2N होगा. अब इन्होंने बोला जो M प्लस है, इसने इन दोनों वॉइड को ऑक्युपाई किया है बराबर बराबर. एक बात जरा सोच के जरा बताना,
क्या ये पॉसिबल है कि ये कैटायन 2n टेट्राहेड्रल वाइड घेर ले? अगर 2n टेट्राहेड्रल वाइड को घेरा तो 2n ऑक्टाहेड्रल वाइड भी घेरने पड़ेंगे, जबकि ऑक्टाहेड्रल है कितने? n। इसका मतलब ये हुआ, यहां से दिमाग आपको ये लगाना चाहिए कि इसने इसको पूरा नहीं घेरा है, इसने इसको पूरा घेरा है। जब ये इसको पूरा घेरेगा तो n के बराबर ही वो टेट्राहेड्रल वाइड को भी घेरेगा, क्योंकि सवाल ने साफ साफ बोला है इक्वली। यही सवाल का मेन पॉइंट था। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, अगर इसको सोचेंगे कि पूरा घेर लिया तो फिर 2n इसको भी घेरना चाहिए, जबकि ये तो 2n हो ही नहीं सकता है, इसका नंबर कितना है n। इसका मतलब इसने ऑक्टाहेड्रल वाइड को पूरा घेरा होगा और उसी के बराबर इसने टेट्राहेड्रल वाइड को घेरा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन दूसरी भाषा में ऐसे भी पूछा जा सकता था कि m प्लस ऑक्यूपाइज 100% octahedral void and 50% tetrahedral void। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो m प्लस का नंबर कितना आ गया? बोलो बेटा 2n। m राइट फार्मूला नहीं बना पाओगे? m के नीचे 2n आएगा, o के नीचे n, n से n कट गया, फार्मूला बन गया m2o। बिल्कुल सही जवाब दिया था। कितने लोग दिया m2o? चलिए ऑलमोस्ट सभी लोगों का समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया आपको? क्या तुम्हें ये समझ में आया कि हमने इसको आधा क्यों गिरवाया और इसको पूरा क्यों गिरवाया? n की वैल्यू यहां पर n पॉसिबल है, लेकिन 2n की वैल्यू यहां पर 2n पॉसिबल नहीं है और एग्जामिनर ने बोल रखा है इक्वल। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? चल एक पॉइंट और लिख लो, वॉइड में एक पॉइंट और लिख लो। हमारे पास दो वॉइड और होते हैं, 2 मोर वॉइड। दो वॉइड हमारे पास और होते हैं बेटा, एक ट्राइगोनल वॉइड और एक होता है बेटा क्यूबिक वॉइड। बेटा जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस मैंने बताया था 0.2252 कैपिटल आर, ऑक्टाहेड्रल का बताया था 0.4142 कैपिटल आर। उसी प्रकार से बेटा ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस होता है 0.1552 कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? जो एटम क्लोज पैकिंग बना रहा है उसकी रेडियस। और क्यूबिक वॉइड का साइज हो जाता है 0.7322 कैपिटल आर। ये दो वॉइड लेस पॉपुलर है, लेकिन होते हैं ट्राइगोनल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, आपके मेडिकल में अगर टोटल वॉइड कभी पूछा जाए, बोलो क्या? तो टोटल वॉइड का मतलब होगा टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये लेस पॉपुलर होते हैं, एक जगह पर ये होता है, एक जगह पर ये होता है, बस। तो ये आप नहीं दिमाग में रखेंगे, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या था कि चारों वॉइड में अगर ध्यान से देखें तो क्यूबिक वॉइड का साइज सबसे बड़ा है 0.732, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 और सबसे छोटा होगा ट्राइगोनल वॉइड 0.155। अभी आधे घंटे पहले पढ़ाया। ओके, तो साइज का ऑर्डर क्यूबिक वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ट्राइगोनल वॉइड, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। कोई प्रॉब्लम किसी को? बना ले, देखिए ये दो वॉइड और। तो वॉइड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे, जो एटम क्लोज पैकिंग बनाएगा उसका नंबर मान लेंगे n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n हो जाएगा और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आप करते जाइए, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आइए, ये सब खत्म हो गया। अब बेटा आपकी कॉपी में हेडिंग पड़ेगी आयनिक सॉलिड। सेंटर हेडिंग आयनिक सॉलिड। देखिए ध्यान से सब लोग देखेंगे, मेरी बात सुनो। सबसे पहले अपने दिमाग में यह बैठा लो कि आयनिक सॉलिड जैसे ही क्वेश्चन में लिखा आ जाए, तुरंत इस हेडिंग के पहले तुमने जो कुछ पढ़ा है वो सब अपने दिमाग से मिटा देना। आयनिक सॉलिड बोलते ही आप इस हेडिंग पर आ जाएंगे। ओके, जस्ट लिसन टू मी। देखिए आपने क्या सीखा हमसे। सवाल है, एन एटम पी फॉर्मिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आप बताओ ये सवाल आयनिक सॉलिड पर है या अभी तक जो पढ़ा उस पर है? अभी तक जो पढ़ा उस पर है। कहीं पर भी देखिए आयनिक सॉलिड का डिस्कशन नहीं हो रहा है, कहीं पर कैटायन और एनायन का डिस्कशन नहीं चल रहा है। ये सिंपल जो आज तक पढ़ते आए हो ये उस पर आधारित है। पी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है, मतलब 8 कॉर्नर पर होगा और बॉडी सेंटर पर होगा। जेड की वैल्यू कितनी आएगी? कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम बोलो। आप ध्यान देना, ध्यान देना। अगर यहीं पे सवाल होता एन आयनिक सॉलिड ए बी फॉर्मिंग बीसीसी पैटर्न, जल्दी से बताओ अभी तक जो पढ़ा ये वो है या आयनिक सॉलिड का सवाल है? ये आयनिक सॉलिड का सवाल है, क्योंकि आपको कैटायन और एनायन दिख गया, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जेड की वैल्यू 2 होगी। बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैंने दूर किया। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 रखी जाती है तो यहां पर 2 क्यों नहीं रखते? आयनिक सॉलिड का डिस्कशन अलग तरीके से किया जाता है, जो आज हम लोग सीखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है पॉइंट? आप सुनो जाए मेरी बात। आइए आज हम लोग, अगर हम दिल से बोले तो ये बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट का आज दूसरा अध्याय चालू हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पहला अध्याय खत्म हो गया, आज का चैप्टर है आयनिक सॉलिड। अब मेरी बात सुनना। देखिए आयनिक सॉलिड में सबसे पहले आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि लार्जर आयन ब्रैकेट में यूजुअली एन आयन फॉर क्लोज पैकिंग सबसे पहले, एंड स्मॉलर आयन
स्मॉल कौन होता है? कैटायन। यूजली कैटायन ऑक्युपाइज वॉइड। सबसे पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठनी चाहिए। जो लार्जर आयन होता है एनायन, वो बनाता है क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको तुम लोग मान लेते हो एन। क्या मानते हो? बोलो एन। और जो स्मॉलर आयन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा होता है। ठीक है, जैसे तुमने वॉइड के ऊपर भी 3 सवाल करे। अरे तुम तीनों सवाल को पढ़कर देख लो। क्लोज पैकिंग एनायन में बनाई होगी और कैटायन वॉइड में रखा होगा। चाहो तो पन्ना पढ़कर देख सकते हैं। इधर क्लियर? जो लार्जर आयन होता है वो क्लोज पैकिंग बनाता है और जो स्मॉलर आयन होता है वो वॉइड को ऑक्युपाई करता है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। जो क्लोज पैकिंग बना रहा है, जो कॉर्नर पे रखा है या फेस के सेंटर पे रखा है, अगर वो छोटा होगा तो खाली स्थान ज्यादा छूट जाएगा, और अगर वो बड़ा होगा तो अधिक से अधिक यूनिट सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, पैकिंग फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, सॉलिड की रिजिडनेस उतनी ज्यादा। इसीलिए जो लार्जर आयन होता है वो बनाता है क्लोज पैकिंग और जो स्मॉलर आयन होता है वो वॉइड को ऑक्युपाई करता है ताकि पैकिंग फ्रैक्शन अधिक से अधिक हो। अगर तुमने इसका उल्टा कर दिया तो पैकिंग फ्रैक्शन कम हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस ज्यादा छूट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सुनो, हम लोग यूजुअली आयनिक सॉलिड में 3 प्रकार के आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं। AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप। लिखना पड़ेगा यहां पे 3 टाइप्स। कितने बोला? 3 टाइप। AB टाइप में हमारे पास 3 होते हैं, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप और जिंक सल्फाइड टाइप। AB टाइप का मतलब अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे हो, एक कैटायन और एक एनायन होगा, आप तीनों में देख सकते हैं। AB2 टाइप का मतलब एक कैटायन एक होगा और एनायन 2 होंगे। एग्जांपल है CaF2 टाइप, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे फ्लोराइड टाइप भी कहते हैं। फ्लोराइड टे, डी नहीं बनेगा, टी बनेगा। और A2B में 2 कैटायन और एक एनायन। AB2 का जस्ट रिवर्स हो गया, जैसे Na2O टाइप, कुछ भी लिखो। चूंकि बेटा ये फ्लोराइड वाले का जस्ट रिवर्स हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। बड़ा लोग क्या कहते हैं? एंटी फ्लोराइड टाइप। 3 प्रकार के आयनिक सॉलिड हम लोगों को पढ़ने हैं, NaCl टाइप, सॉरी AB टाइप, AB2 टाइप और A2B टाइप। ओके, क्लोज पैकिंग कौन बनाता है? बोलो एनायन बड़ा वाला, और वॉइड को ऑक्युपाई कौन करता है? कैटायन छोटा वाला। ठीक है, चल आप लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा होगा NaCl को रॉक सॉल्ट भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसीलिए NaCl टाइप को रॉक सॉल्ट टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, आई देख, हम लोग सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं AB टाइप। मतलब कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए, फ्लोराइड टाइप का मतलब क्या बेटा? बोलो CaF2 टाइप। और एंटी फ्लोराइड टाइप का मतलब क्या है? उसका उल्टा कर दो, Na2O टाइप। ओके, देखिए ध्यान से देखिए कैसे हम लिखवा रहे हैं, आप वो देखिए बस। NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, जिंक सल्फाइड बोले तो जिंक ब्लेंड टाइप। याद है, ZnS को हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। देखो अभी भी तुम लोगों ने देखा कि कैटायन जो होगा वो वॉइड को ऑक्युपाई करेगा और एनायन जो होगा वो क्लोज पैकिंग बनाएगा, डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होगा। सुनिए बेटा, इसका जो Cl- होता है वो FCC पैटर्न में अरेंज होता है और Na+ जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। बेटा बोलो किसको? बेटा बोलो किसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। अच्छा सुनो बेटा, सीजियम क्लोराइड में CS+ है और Cl-। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसमें जो Cl- होता है वो BCC पैटर्न में अरेंज होता है, लेकिन यहां पर स्टार भी लगाना पड़ेगा। क्या है उस स्टार का मतलब अभी बताएंगे। Cl- क्लोज पैकिंग बनाएगा, ये BCC पैटर्न में अरेंज होगा, और सीजियम+ जो होता है ये क्यूबिक वॉइड को ऑक्युपाई करता है। किसको? क्यूबिक वॉइड 0.732 R वाला। बात में क्लियर होगी बेटा? अच्छा, जिंक सल्फाइड में जो एनायन होता है FCC पैटर्न में प्रेजेंट होता है और जिंक+2 जो होता है ये हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। किसको बेटा? हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमें याद ही करना पड़ता है, इसको कोई समझने का तरीका नहीं होता, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है भैया, वो हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, NaCl टाइप के लिए जब रैंक ऑफ सॉलिड हम निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 4। ध्यान सुनो, सब थोड़ा समझाएंगे, क्लास में अलग तरीके से समझाते हैं, यहां पे अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या आपको याद हो जाए। देखिए अभी तक तुम लोग जो रैंक ऑफ सॉलिड पढ़ते आए हो उसका मतलब होता है किसी एटम का नंबर पर यूनिट सेल, इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल। आयनिक सॉलिड में Z का मतलब आयनों की संख्या नहीं होता है, आयनिक सॉलिड में Z का मतलब होता है कि पर यूनिट सेल NaCl की कितनी यूनिट उपस्थित है। Z बराबर 4 का मतलब है 4 NaCl यूनिट आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। मतलब यहां पर Z नंबर ऑफ एटम को डिनोट नहीं करता है, यहां पर Z डिनोट करता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। बेटा बोला करो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। यहां पर Z होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो यहां पर तुम लोग पढ़ रहे हो आयनिक सॉलिड जो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं, एक फार्मूला यूनिट के रूप में होते हैं, इसलिए यहां पर Z नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल होता है। जस्ट लिसन,
इसी में मान लो कोई जबरदस्ती का सवाल बना दे कि बताइए NaCl टाइप में हाउ मेनी टोटल आयंस आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो आप आंसर क्या बताएंगे? 8। क्यों? 4 NaCl एक यूनिट सेल में है तो 4 Na प्लस होंगे, 4 Cl माइनस होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 8। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर जेड का मतलब नंबर ऑफ आयन से नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम से नहीं होता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट से होता है। ओके सुनिए, जेड बराबर 4 कैसे आया? इट्स वेरी सिंपल। FCC पैटर्न में अरेंज है कौन? Cl माइनस। तो Cl माइनस कहां पे रखा होगा? कॉर्नर्स पे रखा होगा और फेस के सेंटर पे रखा होगा। तो पर यूनिट सेल Cl माइनस कितना आएगा? 4। अगर Cl माइनस 4 तो Na प्लस भी 4, तो जेड की वैल्यू 4। एम राइट? कोई प्रॉब्लम किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहां पर जब देखिएगा, हमने स्टार मार्क क्यों किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन BCC पैटर्न में अरेंज होता है, ऐसा बोला जाता है। अब BCC का मतलब हुआ कि क्लोराइड आयन 8 कॉर्नर पर होगा और बॉडी सेंटर पर होगा। बोलो, तो Cl माइनस का नंबर पर यूनिट सेल कितना आया? 2। 8 कॉर्नर और बॉडी सेंटर 2, तो सीजियम प्लस भी कितने होने चाहिए? 2। तो जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बोलो, ध्यान रखना, जेड की वैल्यू 2 नहीं होती है, इसीलिए स्टार मार्क करवाया है। सीजियम क्लोराइड टाइप में जेड की वैल्यू होती है 1। अब मैं यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? बता देते हैं थोड़ा। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा बता देते हैं आपको। Cl माइनस BCC पैटर्न में अरेंज होता है, इट मींस ये 8 कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर होना चाहिए, तो जेड की वैल्यू आती 2, क्योंकि 2 Cl माइनस तो 2 सीजियम प्लस, तो फार्मूला यूनिट कितनी हो जाती? 2। एक्चुअली होता क्या है बेटा, सीजियम क्लोराइड के केस में बॉडी सेंटर पर ये क्यूबिक वॉइड बना होता है। क्या बना होता है? तो Cl माइनस बॉडी सेंटर पर नहीं जा पाता, क्योंकि वॉइड को ऑक्यूपाई करने का काम है कैटायंस का, इसलिए Cl माइनस सिर्फ कॉर्नर पर ही बैठ पाता है, बॉडी सेंटर पर बैठ नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर जाता है सीजियम प्लस। इसलिए पर यूनिट सेल Cl माइनस भी 1 होगा, सीजियम प्लस भी 1 होगा, फार्मूला यूनिट भी 1 होगा, इसीलिए जेड बराबर। यहां पे स्टार मार्क जरूर बनाइएगा, क्योंकि अक्सर से BCC को देखते ही जेड बराबर 2 बोल देते हैं, वो अभी तक जो पढ़कर आए हो उसमें 2 बोलोगे। आयनिक सॉलिड में अगर BCC किसी ने बोल दिया तो जेड बराबर बोलोगे 1। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, हमें समझाओ। हमने समझाया तो हमें बताओ 1 कैसे आया? Cl माइनस BCC पैटर्न में होता है तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे जाना चाहिए, लेकिन बॉडी सेंटर पे हो गया क्यूबिक वॉइड, इसलिए वहां पर Cl माइनस नहीं जा पाता है, तो Cl माइनस का नंबर आता है 1, तो सीजियम प्लस भी होगा 1, तो फार्मूला यूनिट भी होगी 1। ओके, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फाइड आयन FCC पैटर्न में बोला करो, तो सल्फाइड आयन का नंबर पर यूनिट सेल होगा 4, तो G+2 भी होगा 4, तो फार्मूला यूनिट हो गई 4। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया है। दूसरा पॉइंट की बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तक तुम लोग जो पढ़कर आए हो उसमें एक एटम से सॉलिड बना हुआ था, बोलो, तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर था। सिंपल क्यूबिक का 6, FCC का 12, BCC का 8। यहां पर 2 लोगों से मिलकर बना है सॉलिड, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 2, कैटायन का और एनायन का। ध्यान रखिएगा, NaCl में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, इसीलिए NaCl को 6s2 टाइप का सॉलिड भी कहा जाता है। सीजियम क्लोराइड में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, इसीलिए इसको 8s2 टाइप का सॉलिड भी कहा जाता है। और जिंक सल्फाइड में दोनों का होता है 4, इसीलिए इसको 4s2 टाइप का सॉलिड भी कहा जाता है। ओके, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है? ध्यान रखना। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी और आपको पढ़नी पड़ेगी यहां पर। देखिए, अभी तक जो सॉलिड आप पढ़ते आए थे वो सिंगल एटम से मिलकर बने थे, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था कि एक एटम को कितने एटमों ने टच किया। बोलो, अच्छा, अब आप पढ़ रहे हो आयनिक सॉलिड। सुन लो, आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक आयन को जितने अपोजिट आयनों ने टच किया होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक Na+ को 6 Cl- ने टच किया होगा। अगर Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक Cl- को 6 Na+ ने टच किया होगा। यहां पर बात चलती है अपोजिट आयन ने टच किया होना चाहिए, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं, एक बता दूंगा, बाकी आप समझी जाओगे अपने आप, ठीक है? देखो, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है एक Na+ को 6 Cl- ने टच किया होगा, और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, तो एक क्लोराइड को 6 Na+ ने टच किया। ओके, अगर समझ में आया है तो यहां समझा दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब एक सीजियम को 8 क्लोराइडों ने टच किया होगा और एक क्लोराइड को 8 सीजियम ने टच किया। इज इट क्लियर? एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट लिख लो, तो तीसरा पॉइंट बता, या ऊपर ही बता देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी, बहुत इंपॉर्टेंट। डी को बेटा हम लोग कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। जस्ट लिसन टू मी, मैं भी लिख के दिखा दूंगा, सुनो, अभी लिख दूंगा मैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर मतलब बीच में, आयनिक मतलब आयनों की, डिस्टेंस मतलब दूरी, 2 अपोजिट आयनों के बीच की दूरी।
दो अपोजिट आयनों के बीच की दूरी। सुन बेटा, ऐसे क्यों लिखे? तो ऐसे दिखाया जाए बच्चों को समझाने के लिए। ये कैटायन था, बोलो 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 बोलो, और ये रहा है बेटा, बोलो। हम बात कर रहे हैं डी की। डी का मतलब हुआ दो अपोजिट आयनों के बीच की दूरी, इज कॉल्ड डी। ओके, अब सुना, तो इस डी का नाम हो गया इंटर आयनिक डिस्टेंस। और कोई भी बता देगा कि डी बराबर होगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। किसी को प्रॉब्लम? बोलो बेटा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड इंटर आयनिक डिस्टेंस। लिसन टू मी, ये समझा दिया, आगे किसी समझाना नहीं चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। देखिए, हम लोग पढ़े थे NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप और जिंक सल्फाइड टाइप। देखिए, NaCl टाइप में इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है एज लेंथ बाई 2। एज लेंथ बोले तो ए, याद है आपको? सीजियम क्लोराइड में इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है बॉडी डायगोनल बाई 2। एंड व्हाट इज बॉडी डायगोनल? A√3, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। और जिंक सल्फाइड टाइप में इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है बॉडी डायगोनल बाई 4। अभी अभी आपने पढ़ा था A√3/4। बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस हम बता नहीं सकते हैं कितनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये तीसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा। जैसे लिखवाया है, मजबूरी है ऐसे लिखवाने की, क्योंकि मैंने आपको ये खोल के नहीं दिखाया है, याद करवा रहा हूं मैं, इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज लिख रहा हूं कि आपको याद करने में आसानी लगे। एज लेंथ बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 2 एंड बॉडी डायगोनल बाई 4। ठीक है, तीसरा पॉइंट था इंटर आयनिक डिस्टेंस, एज लेंथ बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 4। ठीक है बेटा, कैटायन और एनायन के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बोले तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप पूरी लंबाई फैला के लिख सकते हैं, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट अ मिनट, डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था Za/6a³ इंटू 10⁻⁷, यही तो पढ़ा था। चौथा पॉइंट है, सुन लो। अभी तक तुम लोग जेड को बोलते थे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब तुम समझ गए हो, आप पढ़ रहे हो आयनिक सॉलिड, यहां पर जेड का मतलब है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। NaCl टाइप होगा Z बराबर 4, सीजियम क्लोराइड टाइप होगा Z बराबर 1, जिंक सल्फाइड टाइप होगा Z बराबर 4। तो एक बात बताओ, अभी तक जो पढ़कर आए हो और आयनिक सॉलिड में तुमने पढ़ा, अंतर सिर्फ एक जगह आ रहा है, सीजियम क्लोराइड टाइप में बस, जहां पे जेड की वैल्यू होनी चाहिए थी 2, लेकिन आयनिक सॉलिड में होती है 1 बस। और कोई अंतर आ रहा है क्या? NaCl भी FCC टाइप था, Z बराबर 4 पहले भी था, आज भी था। जिंक सल्फाइड भी FCC टाइप है, Z बराबर 4 पहले भी था और आज भी था। अंतर सिर्फ आया है सीजियम क्लोराइड टाइप में, जो BCC होने के बावजूद Z बराबर 2 नहीं, Z बराबर 1 होता है। ओके, तो पूरे फैला के लेना, यहां पर Z का मतलब है, आज तो बता चुका हूं, लेकिन दोबारा लिख लो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। बोलो यार, ओके। आप समझ ए, तो कोई समझ गए होंगे। अभी तक सिंगल एटम से बने सॉलिड को आप पढ़ रहे थे, तो ए का मतलब था एटॉमिक वेट, और अब आप लोग पढ़ रहे हो दो लोगों से मिलकर बने सॉलिड के बारे में, तो ए का मतलब होगा मॉलिक्यूलर वेट। देखो बेटा, वैसे तो आयनिक सॉलिड के केस में हम मॉलिक्यूलर वेट शब्द इस्तेमाल ना करके फार्मूला वेट शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को मैं बता दूं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। फार्मूला वेट बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो, एक ही बात है। ओके, ए का मतलब यहां पर आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। NaCl टाइप है तो 23 प्लस 35.5, तो ए की वैल्यू क्या रखोगे? 58.5। ओके, चलो, ये 4 पॉइंट मैंने आपको आयनिक सॉलिड में पढ़ाए हैं। ओके, क्वेश्चन कराने के पहले कुछ स्टार भी बताना चाहेंगे, 2-3 बातें और हैं, जरा उसको लिखेंगे। 2-3 बातें और बताना चाहेंगे। देखिए, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं हम थ्योरी में थोड़ी को कटौती कर रहे हैं, जो मेन जो नहीं बता रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन बस। ठीक है, बाकी सब कुछ भाई है, ये सब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से बताना। NaCl टाइप में इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी होती है? एज लेंथ बाई 2। सीजियम क्लोराइड टाइप में कितनी होती है? बॉडी डायगोनल बाई 2। और जिंक ब्लेंड टाइप में कितनी होती है? बॉडी डायगोनल बाई 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, 8:8, 4:4। इज इट क्लियर? अच्छा, सुनो, टेबल बना के बंद कर लो, टेबल बना के बंद कर लो, नीचे 2-3 पॉइंट लिखो, टेबल बना के बंद कर लो, कुछ बातें लिखो नीचे, फिर सवाल कराएंगे। बात नंबर 1, देखो, अभी तक मैं आपसे बहुत ही बार-बार बोल रहा था कि आयनिक सॉलिड में जो लार्जर आयन होता है एनायन, वो क्लोज पैकिंग बनाता है ताकि अधिक से अधिक स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर सके, और जो कैटायन होता है वो वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, मैंने बताया। परंतु इन फ्लोराइड टाइप बस एक एग्जांपल ऐसा है जहां पे मामला उल्टा होता है। फ्लोराइड आयन को बनाना चाहिए था क्लोज पैकिंग और कैल्शियम को ऑक्यूपाई करना चाहिए था वॉइड, लेकिन यहां उल्टा है, कैल्शियम बनाता है क्लोज पैकिंग और फ्लोराइड ऑक्यूपाई करता है वॉइड। इन CaF2 टाइप कैल्शियम आयन फॉर्म्स क्लोज पैकिंग and
फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाइज वॉइड। एक कंट्रोवर्सी क्लियर होगी आपको। CaF2 में मामला थोड़ा चेंज होता है, कैल्शियम आयन बनाता है क्लोज पैकिंग और फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई करता है वॉइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए। अरे एक बात और बता दें, हमने आयनिक सॉलिड अगर एग्जांपल देखें तो 5 लिखे थे, AB टाइप में 3 लिखे थे, AB2 में 1 लिखा था और A2B में 1 लिखा था। ओवरऑल NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, फ्लोराइड टाइप, एंटीफ्लोराइड। देखो बेटा, NaCl टाइप में था ऑक्टाहेड्रल वाइट, बोलो। सीजियम क्लोराइड में था क्यूबिक वाइट, बाकी सब में होता है टेट्राहेड्रल वाइट। क्या होता है? तो ये अंडरस्टूड है कौन सा वाइट होगा? ठीक है, अच्छा। एक पॉइंट मैंने सोचा था यहां लिखवा दूंगा, लेकिन मैं ऊपर लिखवा दिया। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन ने, देख के बताओ, सारे टेट्राहेड्रल वाइट घेरे थे या 50%? 50%। अभी लिखवा चुका हूं, लिखवाऊंगा नहीं। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट डायमंड। डायमंड समझ गए होगे, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है। डायमंड हैज जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, हेंस। आइए देखिए जरा, कुछ सोचो ना, मेरी बात सुनो ना। देखिए, जिंक सल्फाइड में जो काम जिंक और सल्फाइड मिलकर कर रहे थे, डायमंड में वो दोनों काम अकेले कौन करेगा? कार्बन, बिकॉज डायमंड इज कार्बन। तो सोच बता जल्दी बता, पर यूनिट सेल जिंक सल्फाइड की फार्मूला यूनिट कितनी थी? 4, जेड बराबर 4 था। मतलब पर यूनिट सेल 4 सल्फाइड आयन होंगे और 4 जिंक आयन होंगे, तो फार्मूला यूनिट हो गई 4। अब सोच बताना, सल्फाइड की जगह रख दो कार्बन और जिंक की जगह भी रख दो कार्बन, तो पर यूनिट सेल कितने कार्बन हो गए? 8। इसलिए अगर बात की जाए तो जेड की वैल्यू कितनी रखोगे? 8, क्योंकि 4 सल्फाइड की जगह 4 कार्बन और 4 जिंक की जगह 4 कार्बन, तो पर यूनिट सेल कितने कार्बन हो गए? 8। क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE। ठीक है, अब देखिए, देखो यार, मैंने NaCl टाइप को पूरा पढ़ा दिया, जेड की वैल्यू बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, सीजियम क्लोराइड को पूरा पढ़ाया, जिंक सल्फाइड को भी पूरा पढ़ाया। अब मेरे पास बचे थे CaF2 और Na2O टाइप। देखिए, इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिए। CaF2 फ्लोराइड टाइप और Na2O टाइप, एक ही सवाल आता है, वो सवाल सुन लीजिए। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अक्सर वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, ध्यान दो सब लोग। फ्लोराइड टाइप में कैल्शियम और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और एंटी फ्लोराइड टाइप में सोडियम और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और अक्सर बच्चे इसको याद करके भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं सिर्फ उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। ठीक है, कितने कैल्शियम है? 1, फ्लोरीन कितने? 2। देखो मेरा कहना है, इनके नंबर में 4 से गुणा कर, किससे बोलो, और जो वैल्यू आए उसे क्रॉस करके लिख दो। ठीक, जैसे 4 एकम यहां लिखोगे, बोलो 4 दूनी यहां लिखो, यही होगा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कहिए, 4 से मल्टीप्लाई किया, बोला, और जो वैल्यू आए उसे क्रॉस करके लिखो। 4 दूनी 8, 4 एकम। अब सवाल एक ये उठ रहा है कि 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से कर दो, 20 से कर दो। रीजन, इन दोनों के लिए रैंक ऑफ सॉलिड होता है 4, जस्ट लाइक टू जिंक सल्फाइड, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके ही क्रॉस करना पड़ेगा। अब बच्चे सोच सकते हैं क्रॉस क्यों किया, ये हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि हम ट्रिक कैसे बनाते हैं। अब देखना, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल होगी 4। दूसरा सवाल ये है कि ट्रिक कैसे बनाई सर ने, क्रॉस क्यों किया, तो अभी भी समझाया था। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जितने अपोजिट आयन टच कर रहे हैं, अपोजिट, तो अपोजिट करने के लिए क्या कर दिया? क्रॉस। इज इट क्लियर? अब याद ही मत करिए, अब आपको याद हो गया परमानेंट, 4 से गुणा करके क्या करना है? क्रॉस। ओके, चलिए आगे बढ़े बेटा। तो फ्लोराइड टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप में आपने देखा, 4 से मल्टीप्लाई करके आपने क्रॉस कर दिया, तो दोनों आयनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। NaCl, CaCl और जिंक सल्फाइड आपको पहले याद हो चुका है, 6:6, 8:8, 4:4, Z बराबर 4, Z बराबर 1, Z बराबर 4, इंटर आयनिक डिस्टेंस एज लेंथ बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 2। ओके, आइए चलते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जाएं। बेटा फिर से बता दो, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि तुम्हारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, तो कल तक की पूरी थ्योरी खत्म, आयनिक सॉलिड वाली थ्योरी लगाई जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन किया जाए, पहला सवाल आप करोगे, हम करें? पहले आप लोग करो, समझा दिया था हमने। ठीक, चलिए भाई करेंगे। ए बाइनरी सॉलिड AB, हुजूर AB का मतलब ही अगेन हो गया A+B-, आयनिक सॉलिड हो गया। नहीं विश्वास हो रहा है मेरी बात का, तो आगे का पॉइंट पढ़ो। ए बाइनरी सॉलिड हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब तो विश्वास हो गया। रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर इसका होगा, और NaCl टाइप का मतलब है आयनिक सॉलिड होगा। मैं सवाल नहीं दूंगा, चलो पहले जल्दी से रॉक सॉल्ट की कुंडली बोलो, मैं पूछूंगा। बताओ जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू रटो नहीं। क्लोराइड आयन FCC पैटर्न में है, तो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल 4 होंगे, तो Na+B 4 होंगे, तो फार्मूला यूनिट भी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर आयनिक डिस्टेंस एज लेंथ बाई 2, बोले तो दोनों आयनों की रेडियस का समेशन R+ + R-। कोई प्रॉब्लम किसी को? ए बाइनरी सॉलिड हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ
The edge length is 400 picometer and radius of cation is 80 picometer, then radius of anion is। फटाफट करिए। ठीक है, अब तो सिंपली सवाल हो गया, कुछ है ही नहीं। लेकिन भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर आयनिक डिस्टेंस बहुत पूछी जाती है नीट में। बोलो बेटा, हो गया? इतना टाइम लगेगा? कितना आया? 120। जल्दी बताना बेटा। सबसे पहला पॉइंट है कि ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, मतलब NaCl टाइप होगा, और अगर ये NaCl टाइप है तो इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा एज लेंथ बाई 2, a/2 कर दे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने बोला एज लेंथ आपको कितना दिया है, बोलो 4, तो ये आपको दे दिया गया। रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया है, 80, ये आपको दे दिया गया है। और रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछा गया है। बताओ बेटा, तो ये कितना दिया, बोलो 80। एज लेंथ बोलो 400/2 आएगा 200, और 200 में से 80 घटा दो 120 पिकोमीटर। जिनकी वैल्यू दी है, जिसमें दी है, आंसर भी उसी में आएगा। ये नहीं कि यहां रखो पिकोमीटर, आंसर आ जाए किलोमीटर में, ये ना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये पहला सवाल आपने किया। ओके, तुम लोग ये कैसे समझे कि तुम्हें यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला बोलो NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड crystallizes in body centered cubic lattice, ब्रैकेट में BCC। मैं सवाल नहीं बोलूंगा, सबसे पहले ये बताइए कि अमोनियम क्लोराइड पढ़ते ही समझ गए ये एटॉमिक सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है? आयनिक। अगर ये आयनिक सॉलिड है तो पहले वाले सारे फार्मूले बेकार, जो आज की थ्योरी पढ़ाई है वो लगाई जाएगी। अब मुझे ये बताओ, ये NaCl टाइप है कि सीजियम क्लोराइड टाइप है कि जिंक सल्फाइड टाइप है? बोलो, कैसे पहचाना ये सीजियम क्लोराइड टाइप है? BCC। इट क्लियर? जेड की वैल्यू बोलो 1, जेड की वैल्यू बोलो 1। इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलो बॉडी डायगोनल बाई 2। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 8s/8। समझ में आ गया? कौन सा वॉइड होगा? क्यूबिक वॉइड, लिखवाया था मैंने अभी। तो अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन BCC टाइप विद एज लेंथ ऑफ 387 पिकोमीटर, कॉमा इफ साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज 181 पिकोमीटर, देन कैलकुलेट, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, साइज ऑफ अमोनियम आयन और दूसरा इंटर आयनिक डिस्टेंस। ना कर पाए भैया तो हम कुछ ना कर पाएंगे। कैलकुलेशन करना है, घर पे करना, हमें वैल्यू बता दो फटाफट कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आए बेटा, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ठीक है, आप मुझे √3 के टर्म्स में बता दो यार, सॉल्व करते रहना कर। चलो, अच्छा मुझे ये बता दो एटलीस्ट कि मैं क्या लिखूं, वो तो बताओगे? सोल्यूशन को मारो, बोलिए मैं क्या लिखूं ये बताओ एटलीस्ट। ठीक है, बताओ पहले तो आयनिक सॉलिड है या एटॉमिक? आयनिक। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक कैटायन है और एक एनायन। पहले वाली थ्योरी काम नहीं करेगी, जो आज पढ़ाया वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तुमने कैसे पहचाना कि कौन सा इंटर आयनिक डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे? BCC। BCC का मतलब हो गया सीजियम क्लोराइड टाइप, तो एज लेंथ सॉरी इंटर आयनिक डिस्टेंस बराबर बॉडी डायगोनल बोलो a√3/2। इज क्लियर? हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एज लेंथ आपको दिया गया है, क्लोराइड का साइज आपको दिया गया है, अमोनियम मतलब कैटायन का साइज आपको निकालना है, तो रेडियस ऑफ अमोनियम आयन बराबर हो जाएगा a√3/2 माइनस रेडियस ऑफ एनायन 181। अपना आराम से सॉल्व करिए, दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को बोला? बोलो नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा
इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालो, चाहो तो सीधे एज लेंथ का √3/2 कर दो, वहां से भी आंसर आएगा, या दोनों का रेडियस निकाल के जोड़ दो, वहां से भी आंसर आएगा। जैसे चाहो वैसे कर दो, हम एज लेंथ से ही कर दे रहे हैं। क्लियर बेटा? ओके, बहुत सारे सवाल कराते हैं लेकिन अभी ठीक है। कितने लोगों ने कर लिया था? हमें आंसर मत बताइए, ये तो कर लिया आप लोगों ने, लंबा करो, ये बताओ, ठीक है। इंटर आयनिक डिस्टेंस आप एज लेंथ से भी निकाल सकते थे और दोनों आयनों की रेडियस को जोड़कर भी निकाल सकते, जिससे आसानी से आंसर आ जाए, वो काम आप कर दिया करो। ओके, आयनिक सॉलिड जब हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आयनिक सॉलिड को लेकर एक पॉइंट और पढ़ाया जाता है और उसका नाम है रेडियस रेशियो रूल, R+2R-। सबसे पहला पॉइंट यहां पर होता है कि दिस इज फॉर आयनिक सॉलिड। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आज की क्लास में मैंने वॉइड से पढ़ाना चालू किया था और वॉइड के बाद से मैं पढ़ा रहा हूं आयनिक सॉलिड। रेडियस रेशियो रूल का डिस्कशन आयनिक सॉलिड के लिए किया जाता है, जो अभी आपने 5 प्रकार के पढ़े, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, फ्लोराइड टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप। होते बेटा बहुत है, स्पाइनल टाइप, पेरोस्काइट टाइप, रूटाइल टाइप, इनवर्स स्पाइनल टाइप, बहुत सारे होते हैं। ये हम लोगों के सिलेबस में मेनली 5 ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, रेडियस रेशियो रूल चालू करने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट और बताना चाहेंगे। क्या? देखिए, अभी भी वॉइड में आपने हमसे पढ़ा था कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.2252 रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। पढ़ा था? पढ़ा था भी? पढ़ा था? और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.4142 रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। पढ़ा था? देखो, वॉइड के फार्मूले तो यही रहते हैं जो अभी आपने पुराने पढ़े थे, परंतु अभी आपने पढ़ा कि आयनिक सॉलिड में क्लोज पैकिंग कौन सा आयन बनाता है? एन आयन, लार्ज वाला। बोलो यार, सिर्फ Cf2 छोड़ दो बस। और वॉइड को ऑक्यूपाई कौन करता है? कैटायन। बोलो बोलो। इसलिए जब ये दो फार्मूले हम आयनिक सॉलिड पर लगाते हैं तो कैपिटल R गेट रिप्लेस्ड बाय रेडियस ऑफ एन आयन, क्योंकि एन आयन बनाएगा क्लोज पैकिंग, और वॉइड का रेडियस रिप्लेस बाय रेडियस ऑफ कैटायन। ये फार्मूला है अगर वॉइड बैठा है टेट्राहेड्रल में, और ये फार्मूला है अगर वॉइड के अंदर जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल में हो, ठीक है। अगर कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है तो ये वाला फार्मूला जो अभी आपने याद किया था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है तो ये वाला फार्मूला। कैपिटल R गेट रिप्लेस्ड बाय रेडियस ऑफ एन आयन, क्योंकि यहां पर क्लोज पैकिंग बनाता है एन आयन, और वॉइड का रेडियस रिप्लेस बाय रेडियस ऑफ कैटायन, क्योंकि वॉइड के अंदर होता है कैटायन। ओके, अब सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। देखिए, एक बेटा ये वॉइड है, मान लो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इतना बड़ा है। अब सुनो, सोच के बता रहे, अगर इस वॉइड में हम इसी के साइज का, अगर इस वॉइड में हम इसी के साइज का एग्जैक्ट 0.225 इंटू कैपिटल R वाला कैटायन अंदर रख दें तो इस वॉइड का 100% वॉल्यूम गिर गया, गिर गया। सोचना, और एक सिचुएशन हम ये बनाएं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड था और इसके अंदर जो कैटायन रखा है वो वॉइड के साइज से थोड़ा छोटा है, तो यहां पर ये स्पेस क्या हो गया? मतलब वॉइड भी 100% गिर नहीं पाया। तुम बताना, अच्छा अरेंजमेंट ये वाला है या ये वाला? भाई, अच्छे अरेंजमेंट का मतलब होता है अधिक से अधिक स्थान आयनों के द्वारा, एटमों के द्वारा घेर लिया जाए। आप बताओ, तो अच्छी पैकिंग इक्वल साइज के कैटायन से बनेगी या छोटे साइज के कैटायन से? इक्वल साइज के कैटायन। इसीलिए बेटा ये दोनों फार्मूले कहलाते हैं आइडियल फार्मूले। क्यों आइडियल? क्योंकि यहां पर जो वॉइड का साइज था वही तुमने किसका साइज मान लिया है? कैटायन। बोलो, जो वॉइड का साइज था वही साइज तुमने किसका मान लिया है? कैटायन। इसीलिए ये दोनों फार्मूले कहलाते हैं आइडियल फार्मूले। ओके, अगर कैटायनों का रेडियस इन फार्मूलों से निकालोगे तो अरेंजमेंट ये वाला होगा। ओके, अच्छा एक बात बताना, ये पॉसिबल है वॉइड ये हो और कैटायन ये हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई। जो साइज वॉइड का होगा उससे बड़े साइज का कैटायन तो अंदर जा ही नहीं सकता, तो ये वाला अरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, बराबर साइज का कैटायन और छोटे साइज का कैटायन। अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी पैकिंग कौन सी होगी? बराबर वाली। इसीलिए ये दोनों फार्मूले कहलाते हैं आइडियल फार्मूले। यहां से जो कैटायन का साइज आता है वो बिल्कुल वॉइड के बराबर का माना जाता है, इसीलिए ये दोनों फार्मूले आइडियल फार्मूले कहलाते हैं। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन हो जाए, क्या मेरे बच्चे आइडियल का मतलब समझ गए हैं? एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर, आप करोगे मैं करूं? कहते तो बड़े जोश में हम करेंगे, ठीक है। बताओ, अब यूट्यूब चल रहा है, कुछ बोलते, छोड़ो हटाओ, गोली मारो, बुरा मान जाएंगे वीडियो वाले। इफ द थर्मो और इलेक्ट्रो अभिनव सर से पढ़वाएंगे, हम पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे करके शुगर बना दी जाएगी। शुगर में शुगर बताओ रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, सब बताना पड़ेगा हमको, सब बताना पड़ेगा। हाँ, नॉन रिड्यूसिंग थी,
ये वाला एन हेमी एस्टल था, रिड्यूसिंग थी ये, अब तो पक्का पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम सही बताते तो ना भी पढ़ाते एक बार को। चले अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ एन आयन इन ए आयनिक सॉलिड इज, जनाब आयनिक सॉलिड बोल दिया, आज का लेक्चर चलेगा, पिछला लेक्चर नहीं चलेगा। इफ द रेडियस ऑफ एन आयन इन ए आयनिक सॉलिड इज 200 पिकोमीटर, what would be the radius of cation that fit exactly into, जनाब हुजूर हमें कैटायन को एग्जैक्टली फिट करना है। एग्जैक्टली का मतलब है उसकी रेडियस वाइड की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, मतलब फार्मूला लगेगा आइडियल फार्मूला। अच्छा मुझे बताओ, जो फार्मूले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का है, अगर क्यूबिक का पूछे तो 0.732 हो जाएगा, बोला क्या हो जाएगा, अभी बताया ना। What would be the radius of cation that fit exactly into, दो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, सॉल्व करके मत बताइएगा, बस वैल्यू को रख दीजिएगा। एग्जैक्टली फिट इनटू, पहला क्वेश्चन ए क्यूबिक वॉइड और दूसरा क्वेश्चन ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी मैंने रेडियस रेशियो नहीं पढ़ाया आपको, अभी मैं चालू करूंगा रेडियस रेशियो पढ़ाना, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं बस। मतलब इसको भी कर रहे हो क्या, मुंह जवानी बता यार ये सब चले। इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन बराबर 0.732 इंटू 200, और इसमें हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन बराबर 0.414 इंटू, ये तो लगेंगे फार्मूले। पहले वाले में क्यूबिक वाइड है तो 0.732 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन, ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, और दूसरे वाले में ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन हो जाएगा। आंसर पिकोमीटर में आएगा, जिसमें वैल्यू रखी जाती है उसी में आंसर आता है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो जरा व्हाट इज रेडियस रेशियो, पेन कॉपी बंद करके हम लोग समझेंगे। देखिए समझ में आ गया, नहीं आया जानते हो क्या करना है, अब हम बताएंगे नहीं, अपने आप समझो। ठीक है, सुनो मेरी बात जनाब। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी भाई, रेडियस रेशियो पढ़ने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड के लिए। फिर उसको पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें जो अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले पढ़े थे, उन फार्मूलों में मैंने आपको बताया कि वाइड की रेडियस इंटरचेंज बाई रेडियस ऑफ कैटायन और क्लोज पैकिंग वाले की रेडियस चेंज बाई रेडियस ऑफ एनायन। ये बन गए आइडियल फार्मूले। इनको आइडियल क्यों कहते हैं मैंने अभी यहां पर आपको समझाया था। ओके, पूरा वॉल्यूम घेरोगे तभी तो आइडियल होगा, ढीला डाला रहेगा तो मजा नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब सवाल है रेडियस रेशियो का मतलब क्या है। सुनो, एक्चुअली रेडियस रेशियो जो होता है ये अंधेरे में तीर मारने के जैसा होता है कि हमारे टारगेट पे लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। चलिए अंधेरे में तीर मारने से आप क्या समझाना चाहते हैं, समझिएगा मेरी बात। मैंने आपसे बोला एक आयनिक सॉलिड है AB विच इज रॉक सॉल्ट टाइप, तो जैसे ही मैंने बोला रॉक सॉल्ट टाइप, तुमने इस सॉलिड की कुंडली पता कर ली। अच्छा तुम रॉक सॉल्ट टाइप हो, तुम्हारा क्वाड्रेशन नंबर होगा 6:6, तुम्हारी इंटर आयनिक डिस्टेंस होगी एज लेंथ बाई 2, तुम्हारा जेड का वैल्यू होगा 4, कुंडली पता चली। मैंने बोला ए आयनिक सॉलिड AB हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो जैसे ही मैंने ये बोला मैं समझ गया ये सीजियम क्लोराइड टाइप का है, जेड की वैल्यू होगी 1, इंटर आयनिक डिस्टेंस होगी बॉडी डायगोनल बाई 2, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8s2, कुंडली पता चली। अब जरा उत्तर देना, एक आयनिक सॉलिड है AB, मैं इतना ही बोला, अब तुम बता पाओगे उसकी कुंडली का है, नहीं बता सकते। इससे पहले मैंने आपको यह बता दिया था कि किस प्रकार के अरेंजमेंट में है, रॉक सॉल्ट टाइप या सीजियम क्लोराइड टाइप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको ना बताऊं कि रॉक सॉल्ट टाइप है कि नहीं है, कि सीजियम क्लोराइड टाइप है कि नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें अंधेरे में तीर मारना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो। जब किसी आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट बात मेंशन ना की जाए तब हम इस्तेमाल करते हैं रेडियस रेशियो। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है बेटा, और इससे भी तुम कुंडली पता कर सकते हो बिना एग्जामिनर के बताए। हमारी बात समझ में आ रही है। तो अगर बेटा कोई एग्जामिनर आपसे बोल देता है ए आयनिक सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो एग्जामिनर ने सब कुछ बता दिया। या अगर एग्जामिनर आपको ना बताए, उसने इतना बोले ए आयनिक सॉलिड AB इन विच रेडियस ऑफ कैटायन इज फलाना एंड रेडियस ऑफ एनायन इज फलाना, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब आप लगाओगे रेडियस रेशियो। तो पहले ये समझो कि रेडियस रेशियो कब लगाते हैं, समझ में आया। जब एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं देगा तब आप लगाओगे रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, अच्छा अब ये रूल होता क्या है और इससे कैसे हम अपने आंसर को निकालते हैं, तो वो देखिए। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप देखिए रेडियस रेशियो, वायर टू अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए सब लोग। ये रेडियस रेशियो भी ध्यान दो बेटा, वही होता है जो तुमने वाइडों के साइज पढ़े थे। अगर ध्यान से देखें तुमने 4 वाइड पढ़े, 0.155 ट्राइगोनल, 0.225 टेट्राहेड्रल, 0.414 ऑक्टाहेड्रल, 0.732 क्यूबिक, 4 पढ़े, वही होता है। देखना बेटा, अगर रेडियस रेशियो 0.155 से
0.225 के बीच में हो, या प्लीज लिखिए मत, थोड़ा चेंज करेंगे, इसे ध्यान दो। पहले ये बताओ रेडियस रेशियो क्या याद करना पड़ा? नहीं, ये वही होते हैं जो आपके वायरों के साइज होते हैं। आप सुनना, अब तुम लोग कहोगे ये वैल्यू दो जगह आ रही है तो लेस देन होता है। ओके, मतलब अगर रेडियस रेशियो 0.225 एग्जैक्ट आ गया तो वो ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। समझ में आ गया? अगर रेडियस रेशियो 0.414 एग्जैक्ट आ जाए तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो 0.732 आ जाए तो ये वाला कॉलम नहीं होगा, ये वाला होगा। समझ में आ गया? अगर रेडियस रेशियो यहां से यहां के बीच में आता है तो कैटायन आपको अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आग लग गई, फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाना है। अरे लोग कीड़े हैं, छोड़ा जाओ, अब वो कीड़े होंगे, आ जाओ। ठीक है, कीड़े होंगे, वो कीड़े उसमें चले गए होंगे तो वो चले गए होंगे। मुक्ति प्रदान हो गई है, ओम शांति, मुक्ति मिली। कल हमारी मौसी एक्सपायर हो गई थी, इस चक्कर में कल क्लास नहीं ली थी, कल मौसी एक्सपायर हो गई थी तो वहां जाना पड़ गया था। खैर उनकी काफी उम्र थी और बड़े अच्छे से गई, बता रहे थे कि सुबह कुछ खा रही थी, पकौड़ी खा रही थी, मन होगा कुछ तवा वाला खट्टा खाने का, तो पकौड़ी खाई, एक हिचकी दूसरी हिचकी, और खाते खाते चली गई, ऐसा बताया। चलो ठीक है, उम्र भी अच्छी खासी थी। तो 0.155 से अगर 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो आया तो कैटायन जनरली ऑक्युपाई करता है ट्राइगोनल वॉइड। बोलो कौन सा वॉइड? बोलो कौन सा वॉइड? अगर इसके बीच में रेडियस रेशियो आया तो कैटायन ऑक्युपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और यहां पे क्यूबिक वॉइड। समझ में आ गया होगा? जब ट्राइगोनल वॉइड को ऑक्युपाई करता है तो जो अरेंजमेंट होता है दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। टेट्राहेड्रल वॉइड में अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल sp3 वाला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अरेंजमेंट होता है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल वाला, और क्यूबिक वॉइड मैंने अभी भी पढ़ाया था सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, तो यहां पे अरेंजमेंट होता है BCC टाइप या सीजियम क्लोराइड टाइप। बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की तो 34 दूनी 68। ठीक है, जस्ट लिसन टू मी प्लीज, ध्यान बेटा, हमारा सवाल यही तो था। एक आयनिक सॉलिड AB है जिसमें कैटायन का रेडियस फलाना है, एनायन का रेडियस फलाना है, और एग्जामिनर ने मुंह बंद कर लिया। अबे एग्जामिनर ने तो स्ट्रक्चर के बारे में बताया ही नहीं। जब एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया तो हमने कौन सा रूल लगा दिया? रेडियस रेशियो रूल। तुमने कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो निकाला, मान लो वो रेशियो आया, मान लो 0.5, बोलो क्या आया? अब बताओ 0.5 कहां पे लाई कर रहा है? यहां खत्म। वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल, अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात समझ आ गई? मान लो वो रेशियो आता 0.9, तो कैटायन कौन से वॉइड को घेरता? क्यूबिक वॉइड को। अरेंजमेंट कैसा होता? सीजियम क्लोराइड टाइप, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता? 8। अभी समझ में आया कि रेडियस रेशियो लगाते कब है? इसका एक टेबल बना के बंद कर लेना। बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहले आप टेबल बनाइए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने की टेक्निक क्या है? 34 दूनी 68। आई ओके, सोच के उत्तर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बार बार रेडियस रेशियो का महत्व समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है थ्योरी पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। रेडियस रेशियो अक्सर बच्चे कॉपी पे लिख लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता है इसको यूज कब करना है। मैं अपने छात्रों से पूछना चाहूंगा, यूज करेंगे कि यूज नहीं करेंगे? इसका उत्तर देना है। लिखे सबने? बोलो, बताना यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, बताना। ए आयनिक सॉलिड AB हैज सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। यूज करोगे? या सीजियम क्लोराइड बोल दिया, सारा खेल वहीं से हो जाएगा। अब बताना, ए आयनिक सॉलिड AB इन विच रेडियस ऑफ कैटायन इज फलाना एंड रेडियस ऑफ एनायन इज फलाना। अगर रुक जाओ, फाइंड आउट इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो पहले ये बताओ इसका यूज होगा कि नहीं होगा? पूरा सवाल खत्म हो गया और एग्जामिनर ने कहीं नहीं बताया कि उस आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl टाइप कि सीजियम क्लोराइड टाइप कि जिंक सल्फाइड टाइप। इसका मतलब रेडियस रेशियो की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। मैंने अभी भी सवाल बोला तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दोबारा बता रहे हैं। एक आयनिक सॉलिड AB है, रेडियस ऑफ कैटायन है फलाना, रेडियस ऑफ एनायन है फलाना, इंटर आयनिक डिस्टेंस बताइए। लिसन टू मी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं दी तो सवाल ये उठ रहा है मैं इंटर आयनिक डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला लगा दूं? एज लेंथ बाई 2, बॉडी डायगोनल बाई 2 या बॉडी डायगोनल बाई 4, NaCl वाला कि सीजियम क्लोराइड वाला कि जिंक सल्फाइड वाला? हमें तो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ही नहीं दी और सालों ने सवाल पूछ लिया। इसका मतलब ये सवाल रेडियस रेशियो का है। हम तुरंत क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। अगर ये रेशियो यहां कहीं बीच में आ गया तो क्यूबिक वॉइड का मतलब हो गया सीजियम क्लोराइड टाइप बॉडी डायगोनल बाई 2। अगर ये रेशियो यहां कहीं पर आ गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने पाया है NaCl टाइप में एज लेंथ बाई 2।
और अगर ये फार्मूला यहां कहीं बीच में आ जाता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक सल्फाइड टाइप बॉडी डायगोनल बाई 4। अभी भी मैथ समझ में नहीं आया रेडियस रेशियो का? समझ में आया मैथ? तो चलिए सवाल एक कर लेते हैं पहले, फिर एक बात और बता देंगे आपको। आइए यही सवाल करते हैं। टेम्परेचर प्रेशर ना बेटा, वो सब ना हो पाएगा होगा। हाँ, इस साल मैंने सॉलिड स्टेट पर एक प्रोजेक्टर पर भी स्ट्रक्चर बनवा रखे थे आपको दिखाने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, ऐसे बनाना पड़ रहा है। चलिए क्या बेटा, नहीं लग तो बहुत कुछ जाएगा, लगाना नहीं है ना, लग तो बहुत कुछ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो बेटा, आप करेंगे कि मैं करूं? आप हाँ करो। इन एन आयनिक कंपाउंड A प्लस एक्स माइनस, आयनिक बोल दिया तो कल तक की सारी बात तो खत्म हो गई। खेल आज की बात से होगा जहां पर हेडिंग पड़ी थी आयनिक सॉलिड, रट गया होगा तो इतनी बार बोल चुके हैं। इन एन आयनिक कंपाउंड AX द रेडाई ऑफ A प्लस एंड X माइनस आयन आर 1 पिकोमीटर and 2 picometer respectively, then volume of unit cell is 30 सेकंड मिलेंगे। मुझे सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर बताइए, खुद सोचो खुद करो। अरे यार बेइज्जती कर दी भाई, आंसर नहीं आया। लाइव क्लास में कितना मजा आता था जब हम लोग कमेंट भी ऑन रहते थे, बच्चे आंसर देते थे, लेकिन तुम कुछ अराजक तत्वों के कारण कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ा। वीडियो वाले बच्चे भी जब आंसर देते थे तो लगता था पूरी क्लास टाइप की चल रही है। खैर कुछ बोला चाहोगे आंसर? ना कुछ भी 4.5। अच्छा एक बात बताओ, ये बात आपको एग्जामिनर ने सिर्फ 2 बातें बताई है, रेडियस ऑफ कैटायन बताया है और रेडियस ऑफ एनायन बताया, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा है। हमें मालूम है हमारा यूनिट सेल क्यूब के आकार का होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो वॉल्यूम आएगा A क्यूब, यही तो पूछा। अब आपको सोचना ये चाहिए, अगर मेरे को A मतलब एज लेंथ की वैल्यू पता चल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि एज लेंथ के लिए सवाल ये उठ रहा है मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि इंटर आयनिक डिस्टेंस बराबर एज लेंथ बाई 2, या इंटर आयनिक डिस्टेंस बराबर बॉडी डायगोनल बाई 2, या इंटर आयनिक डिस्टेंस बराबर बॉडी डायगोनल बाई 4। हम कौन सा फार्मूला लगाएं? एग्जामिनर ने तो हमें बताया ही नहीं कि ये रॉक सॉल्ट टाइप है या बीसीसी टाइप है या जिंक सल्फाइड टाइप है, बताया ही नहीं। इसका मतलब क्या? 216 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला लगाएं? इसके लिए हमें रेडियस रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने सर्वप्रथम निकाला रेडियस रेशियो कैटायन टू एनायन 0.5, और मेरे साथ अभी देख चुके हैं 0.155 टू 0.225, ना 0.225 टू 0.414, ना 0.4142 टू 0.732। तो ये कौन सा वॉइड होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया NaCl। बोला करो क्वाड्रेशन नंबर कितना होगा? 6, चौथी दूनी। देखा रेडियस रेशियो से तुमने सब कुछ पता कर लिया। अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि इंटर आयनिक डिस्टेंस बराबर हो गया एज लेंथ बाई 2, तो यहां से एज लेंथ की वैल्यू आएगी 1 + 2 3 3 2 जा, ये एज लेंथ आया है। हमसे वॉल्यूम पूछा गया था, 6 का क्यूब करेंगे 216 पिकोमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। एम राइट? घर पर जाके अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, बहुत सवाल कराए, सारे सवाल ध्यान से करिएगा, ठीक है? कितनी बार मैंने बोला था कि रेडियस रेशियो का महत्व मैंने समझाया, फिर भी कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाए, गलत बात है, ठीक है? अच्छा, आयनिक सॉलिड पूरा खत्म हो चुका है, रेडियस रेशियो भी खत्म हो चुका है, बस एक नोट लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़े। आज हमें सिर्फ डिफेक्ट छोड़ के, डिफेक्ट मैं कल के लिए छोड़ ले रहा हूं, पूरा 1.25 घंटे कल पढ़ाएंगे डिफेक्ट हम आपको पूरा थोड़ा कम करके पढ़ा देंगे, ठीक है? आज बाकी पूरी थ्योरी खत्म करनी है। आज अभी के बाद 1 घंटे बाद आप मुझसे सॉलिड स्टेट की क्वेश्चन की पीडीएफ ले लीजिएगा, और जो सवाल मैं आज बताऊंगा वो पूरे सवाल आज आपको सॉल्व करने हैं। कल की क्लास के पहले तक आपको पूरे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है? एक नोट लिख लो, देखो क्या है नोट। कल तुम लोगों ने हमसे जो सॉलिड पढ़े थे वो सिंगल एटम से मिलकर बनी थी। अगर वो सिंपल क्यूबिक में अरेंज था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, एफसीसी में अरेंज था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, और बीसीसी में अरेंज था, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अबे इसका मतलब जो एटॉमिक सॉलिड थे
उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी हो सकता है, एफसीसी वाला याद है। जबकि आज जब आपने आयनिक सॉलिड पढ़ा तो अधिकतम कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिला 8। बोला भाई NaCl में था 6:6, जिंक सल्फाइड में था 4:4 और सीजियम क्लोराइड में था 8:2। ओ माय गॉड, आयनिक सॉलिड में अधिकतम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो सकता है, जबकि एटॉमिक सॉलिड में जो एक प्रकार के एटमों से मिलकर बनते हैं उनमें अधिकतम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो सकता है। तो सवाल उठ रहा है ऐसा क्यों? उत्तर देखिए, आयनिक सॉलिड में जो लास्ट वाला रेडियस रेशियो था वो यही तो था, बोलो बोलो 0.732 से लेस देन 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सुना, अगर कभी सवाल आए कि आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, तो आप आंसर देंगे क्योंकि उसका रेडियस रेशियो एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता। आयनिक सॉलिड में रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी नहीं हो सकता। अरे भैया एक बात बता, ये रेशियो 1 कभी आएगा क्या? कैटायन और एनायन का साइज बराबर हो सकता है? बोलो यार, जब ये साइज बराबर नहीं हो सकता तो ये रेशियो कभी भी 1 नहीं आ सकता, और रेशियो अगर 1 नहीं आ सकता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा 12 नहीं हो सकता। एम आई राइट? पॉइंट लिखेंगे, फॉर आयनिक सॉलिड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 बिकॉज देयर रेडियस रेशियो नेवर इक्वल टू 1। और ये 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज कभी बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। अब क्या है आज के लिए और क्या लेके आए? अब क्या है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल लिखे, एग्जांपल ऑफ फ्यू सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पीजोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक। सिमिलरली एग्जांपल ऑफ फ्यू सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनका मतलब तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है इनके एग्जांपल। बोलो क्या पढ़ने हैं? एग्जांपल। एक बात नजर सामने रखी जाएगी, ये खत्म हो चुका है आयनिक सॉलिड पूरा बेटा। नेक्स्ट, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड हमारे पास 3 प्रकार के हैं, पीजोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक और एंटी फेरोइलेक्ट्रिक। पीजोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक और एंटी फेरोइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एग्जांपल। ठीक, पीजोइलेक्ट्रिक का एक एग्जांपल आपने चौथे ग्रुप का जब वीडियो देखा होगा तो वहां पे लिखवाया होगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज एग्जांपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक। और एंटी फेरोइलेक्ट्रिक का एग्जांपल याद करिए, लेड जर्कोनेट। लेड जर्कोनेट एग्जांपल बहुत सारे हैं, अभी सब याद करवा देंगे, बस गिव मी फ्यू मिनट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पीजोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक, ये एग्जांपल याद करने हैं, मैं आपकी कोई हेल्प अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। पीजोइलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज, फेरो के भी बताएंगे, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक लेड जर्कोनेट। अब और भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो आइए एक लर्निंग ट्रिक हम आपको बताएं। लिखे सब लोग, बोला पीजो का एग्जांपल क्वार्ट्ज हो गया और एंटी फेरो का हो गया लेड जर्कोनेट। एक बहुत ही पुराना गाना है, शायद आपके पापा ने, आपके बाबा के जमाने का होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। कुछ बहुत पुराना गाना है, पूरा गा के नहीं सुनाएंगे, तो उसी पर एक छोटा सा निमोनिक है, पिया आओ लैला फिर बीमार पड़ी, लैला फिर बीमार पड़ी। पिया आओ लैला फिर बीमार पड़ी, आना पड़ेगा, बात समझा करो, अंदर की बात है। पिया से बन गया पीजो इलेक्ट्रिक, मतलब अपन पीजो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने वहां पे लिख दिया था क्वार्ट्ज। पीजो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल है आओ, आओ से बना अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। आओ से अमोनियम, और जैसे ही आपके मुंह से निकलेगा अमोनियम, आगे अपने आप निकलेगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट, लैला, हमारे साथ जानते हैं लैला का मतलब ही होता है लेड से, और लेड का एक ही कंपाउंड है, आपको यहां पे जो पढ़ना है लेड जर्कोनेट। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक का जो एग्जांपल है लेड जर्कोनेट, ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल भी होता है। राइट, नेक्स्ट हम लिख करोगे। फिर में 2 चीजें हैं, फा और रा। फा मींस बन गया फेरो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल, फेरो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल, फेरो इलेक्ट्रिक एग्जांपल अभी मैंने बताया नहीं थी आपको, देखिए रा से बना रोचिल सॉल्ट, रोचिल सॉल्ट। बीमार से बना बेरियम टाइटिनेट, नाम लिख सकते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक एग्जांपल है रोचिल सॉल्ट, बेरियम टाइटिनेट। पली से बना पा मतलब पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो पिया आओ लैला फिर बीमार पड़ी,
पीजो इलेक्ट्रिक एग्जांपल है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, लेड जर्कोनेट। फेरो इलेक्ट्रिक एग्जांपल है रॉचिल सॉल्ट, बेरियम टाइटेनेट और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ाई दिया, सॉलिड भी हो गया ऑलमोस्ट। थर्मो और इलेक्ट्रो आप लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल। देख लेते हैं, पहले बोले बेटा ये हो गया, क्लियर हो गया। तो जल्दी से एक बार आंखें बंद करो, आंख बंद करो, बताना पिया से क्या बना, पीजो इलेक्ट्रिक एग्जांपल। आओ, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, लैला लेड जर्कोनेट। फिर फेरो इलेक्ट्रिक एग्जांपल पहला बन गया रॉचिल सॉल्ट, बीमार बेरियम टाइटेनेट, पड़ी पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एक एग्जांपल मैंने वहीं पे लिखवा दिया था, क्वार्ट्ज। एक हो गया, ठीक है। तो तीन एग्जांपल दोनों के हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, बराबर। यहां पर भी तीन एग्जांपल, तीन लिखे हुए हैं टाइप एनसीईआरटी में। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं लिखवा ही नहीं रहा हूं ऑनलाइन में। ओके, मैं पढ़ाई वही चीज रहा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा ही नहीं रहा हूं। तो फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। आपने फिजिक्स में एक शब्द सुना होगा डोमेन, पढ़ा होगा, क्या होता है आप जानो। अरे देखिए, फेरोमैग्नेटिक में ये सारे डोमेन जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। एग्जांपल इसके हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक में ये डोमेन एक डायरेक्शन में ज्यादा ओरिएंट होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कम ओरिएंट होते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है Fe3O4, राइट। एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरो का एंटी मतलब जितने एक डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में भी ओरिएंट होते हैं। एग्जांपल है मैग्नीज के ऑक्साइड। किसकी ऑक्साइड बोलो, मैग्नीज के ऑक्साइड। सारे डोमेन एक डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक, जितने सेम उतने ही अपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक डायरेक्शन में ज्यादा हो दूसरे में कम हो तो फेरी मैग्नेटिक। Fe3O4। ये बीच में किसका फोन आ गया भाई? हेलो, हाँ बताओ। अभी तो आधे घंटे बाद कॉल करना, अभी क्लास में, क्लास बार। ओके क्लियर। तो पिया आओ, लैला फिर बीमार पड़ी, आगे की बात हमें नहीं मालूम है, एग्जांपल याद करवा दिए। यहां पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, मजबूरी है, सिर्फ ये चीज समझा पाई है, आगे की चीज का कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है, आपको याद करना है। ओके, खत्म हो गया आज की क्लास का आखिरी पॉइंट। तो कल के लिए मैं सिर्फ रख रहा हूं डिफेक्ट, कल सिर्फ पढ़ाऊंगा डिफेक्ट, आज बाकी पूरा खत्म कर देना। किसी कीड़े को प्यार आ गया होगा तो वो हमारी शर्ट के अंदर चला गया, अब वो क्या करेगा थोड़ी देर बाद मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी ब्लॉग खत्म कर दें। ये देखिए बेटा, आज के लिए एक आखिरी पॉइंट और लिख लीजिए, ब्रैग्स इक्वेशन, फिर हम कोसोनोमेट्रिक लगवा देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ब्रैग इक्वेशन, लास्ट पॉइंट फॉर द क्लास। देखिए बेटा, आप लोगों ने सॉलिड स्टेट के पहले लेक्चर में जो कल हुआ था उसमें देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट प्लेन्स में अरेंज होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके देखो, मान लो वो प्लेन ये है, डेफिनेट प्लेन में अरेंज होते हैं। आप जानते हैं ना, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब बीच से काटते हैं तो उनके कट बहुत ही स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। क्यों? रीजन क्या है? इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डेफिनेट प्लेन्स में अरेंज होते हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटते हैं तो जो उनके कट आते हैं वो स्मूथ होते हैं। अभी आप क्लास चल रही होती है तो बड़ा बेहतरीन एग्जांपल देकर समझाते हैं इसको, क्या याद रखिएगा इसको। अब देखो क्या किया हमने, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर एक्स रे को पास किया। बोलो किसको? एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन, ध्यान रखना, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन। देखिए हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी है। ठीक है, याद है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा तो ब्रैग इक्वेशन कहती है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, थीटा बताओ क्या? एक्स इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच का एंगल है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, वहां पे दिखाई पड़ रहा है आपको, डी भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस फिर भी लिख दे रहा हूं। एक पॉइंट और समझ लो, व्हाट इज एन? एन जो होता है ये एक इंटीजर होता है, एन इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एक इंटीजर होता है, और इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये एग्जाम में आपको यूजली दिया जाता है, सुन लो फिर लिख लो, सवाल ऐसे आएगा, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन बराबर 1, ए सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन बराबर 2, ए थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन बराबर। बेटा फार्मूला बेस सवाल आता है, कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये फार्मूला होगा,
1 2 3 4 4 पैरामीटर है, 3 दिए जाएंगे, 1 पूछा जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना है। ओके, अब इस चैप्टर में सिर्फ रह गया है डिफेक्ट, जो कल पढ़ेंगे। जस्ट मिनट बेटा, मैंने जो सॉलिड स्टेट की मेरी सीट होती है जिसमें 2-3 एक्सरसाइज होती है, मैंने सॉलिड स्टेट पर सभी एक्सरसाइज को मिलाकर 106 क्वेश्चनों की सीट बनाई। वो सीट व्हाट्सएप पे आप मुझसे ले लीजिएगा। कल आपको पूरी सीट लगाकर आनी है। कौन से सवाल नहीं लगाने हैं वो गोले लगा लीजिए। मैंने क्या बोला, कौन से सवाल है नहीं लगाने, ठीक है। 7 12 25 43 52 53 55 66 67 68 85 97 99 100 101 106 112 ये क्वेश्चन नहीं लगाने, बाकी पूरी सीट सॉल्व करके कल आनी है। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे। कल की क्लास